अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज का टॉपिक है डिफ्यूजन और एफ्यूजन और फिर ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो कहीं पर मत जाना क्योंकि आखिर तक हमने जाना है, आखिर तक आपने MCQs भी देखने हैं, तो इसलिए आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले आपने डिफ्यूजन को पहचानना है, इसके बाद डिफ्यूजन को पहचानना है, फिर ग्राम क्या कहता है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में। तो चलो, डिफ्यूजन हम कहते हैं कि आप लोगों को अगर याद है तो आप लोगों ने बायोलॉजी में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मालिक्यूलों का ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ ये जो मालिक्यूलों का हरकत होता है इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। Diffusion is the movement of molecules from the region of its higher concentration their higher concentration to the region of its lower concentration is called what? Diffusion. मालिक्यूलों का ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ हरकत को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यही टर्म ऑफ यहाँ पर केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप अलग इस्तेमाल करते हैं। यही फिनोमेना है, फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आप स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि डिफ्यूजन का बायोलॉजी में कोई और सेंस में लिया गया है और केमिस्ट्री में किसी और सेंस में लिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही सेंस है, लेकिन थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेज है। ये खुद ब खुद गैसों का मिक्स होना है। लेट फॉर एग्जांपल अभी मैं बताने वाला हूँ। आप लोग यही कहते थे कि डिफ्यूजन में बायोलॉजी में अब कहते थे कि किसी कमरे के कॉर्नर में आपने सिलेंडर का जो वाल्व्स होता है उन्हें आपने खोल दिया तो वो क्या करेगा, जो करीबी स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो बू महसूस करेगा, जबकि दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए स्टूडेंट्स बू महसूस नहीं करता है इनिशियली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी महसूस करते हैं। तो ज़्यादा अब चूँकि इस कॉर्नर में मालिक्यूलों का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और वह उस कॉर्नर में मालिक्यूलों का कंसंट्रेशन कम था, इसलिए मालिक्यूल यहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन से मालिक्यूल कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत कर गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे उस कॉर्नर में बैठे स्टूडेंट्स ने इस बू को महसूस किया और इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये बायोलॉजी वाले है। अब देखो, अगर मैं इसी कमरे को अगेन से कंसीडर करूँ, मैं ये कहूँ कि मेरे राइट साइड जो है इस पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। लेट फॉर एग्जांपल इस कमरे में दो गैसेज है। लेट फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और दूसरा, चलो अब हाइड्रोजन ले ले। मैं कहता हूँ कि मेरे राइट साइड पर ऑक्सीजन बहुत सारा है और लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन बहुत सारा है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और राइट साइड पर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेगा, जब मैं इनको आज़ादाना छोड़ दो तो क्या करेगा, ऑक्सीजन का क्योंकि कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है तो बायोलॉजी के डिफिनेशन के रूल से उस ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से थोड़े कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ हरकत करेगा। ठीक है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। यही चीज़ है और कुछ डिफरेंट तो नहीं है। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम था, तो ज़्यादा से कम की तरफ हरकत वो कर गई। तो वही डिफिनीशन है जो बायोलॉजी में था, लेकिन अभी हम ये कहते हैं कि ये खुद ब खुद मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इफ्यूजन क्या होता है। देखो, वही डिफ्यूजन है, वही डिफ्यूजन, इफ्यूजन भी वही डिफ्यूजन है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, उन्होंने अपने जो तजुर्बागाह है, जो लेबॉर्ट्री है उनका उस लेबॉर्ट्री को उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, अंदर से बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जितनी खिड़कियाँ वगैरह जितने सुराख थे सब के सब उन्होंने बंद किए हैं, और जो सुराख थे थोड़े छोटे छोटे जो सुराख है दरवाजे और खिड़कियों के जो खिड़कियों में थोड़े छोटे छोटे जो सुराख होते हैं उनको भी उनने किसी ख़ास चीज़ से बंद किया हुआ है। अब उनने क्या किया, लेबॉर्ट्री के अंदर उनने H2S गैस बनाना शुरू किया। H2S गैस बना, मैं ये कहता हूँ अब सोचेंगे कि इतना सारा जब उनने सब कुछ बंद किया तो सांस कैसे लेगा, तो मैं कहता हूँ उसके साथ कोई सिलेंडर होगा। लेट फॉर एग्जांपल उसके साथ सिलेंडर है ऑक्सीजन का जिससे वो सांस लेता है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, जब H2S बनेगा, ठीक है, बाहर सराउंडिंग में इस कमरे के अंदर नहीं, बाहर लेबॉर्ट्री से बाहर लोग बैठे, वो H2S का बू महसूस करता है। अब ये बताओ, अब यहाँ पर H2S का कंसंट्रेशन कमरे में ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर की तरफ मालिक्यूल किस रास्ते से चले गए?
अब ये मालिक्यूल जो है वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक होल के ज़रिए जो मालिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। तो इन दोनों का मिसाल मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी का टायर जो होता है, टायर जब बर्स्ट करता है, बर्स्टिंग ऑफ टायर इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ये जो पटता है, टायर जो पटता है, जब पटता है तो उसमें बड़ा होल पैदा हो जाता है। इस बड़े होल में चाहे जितना भी हो, लेकिन आम आंखों से अगर कोई उसको देख सकता है तो उसको बड़ा होल हम कह सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं, इतना बड़ा होल नहीं, वो इतना होल होता है कि आम आंखों से उस होल को हम देख सकते हैं। तो इस बर्स्टिंग ऑफ टायर को हम डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि अब बड़े होल के जरिए जब मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करता है तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल, वो होल जो हम आम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपिक होल्स कहते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक होल्स के ज़रिए जब मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करता है तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। तो पंक्चरिंग ऑफ टायर, पंक्चरिंग, टायर जब पंक्चर हो जाता है, उसमें जब पंक्चर लगता है ना, आप गाड़ी चलाता है, आपके टायर की हवा निकल जाता है, आप सोचते हैं क्या हुआ। जब आप उस मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो कहता है यहाँ तो पंक्चर है इसमें, तो आपको पंक्चर लगाता है। तो यही जो पंक्चर है, अभी आपको सुराख तो नज़र नहीं आता है, बर्स्टिंग तो नहीं हुआ है, पटा तो नहीं है टायर, लेकिन अभी हवा निकलता है। तो ये जो चीज़ है, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ये इफ्यूजन का मिसाल है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन आप लोगों ने पहचाना, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने थोड़ा फोकस करना है तो आपको मसला नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे जाना है, इंपॉर्टेंट जो है आगे है, हमारे पास है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, ये कहता है डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion of gases. Rate of diffusion or effusion of gases is inversely proportional to the square root of their densities or molecular weight at constant temperature and pressure. मैं थोड़ा सा तुम्हें बताने वाला हूँ, आप देखें ये चीज़ मैंने आपको लिखा है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहो कि हमारे पास कोई गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा जनाब, रेट किसे कहते हैं, किसी ख़ास टाइम में पॉइंट टू बी नोटेड, किसी ख़ास टाइम में किसी गैस ने कितना फासला तय किया है, हरकत करते डिफ्यूजन करके कितना फासला, उन्हें ख़ास टाइम में कितना फासला तय किया है, इसको कहते हैं हम रेट। मैंने कहा रेट किसे कहते हैं, रेट किसी ख़ास टाइम में, यूनिट टाइम में। चलो आप ख़ास टाइम ले ले, कोई बात नहीं, रेट बाद में आ रहा है, ख़ास टाइम आप कंसीडर कर ले। अभी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, जितना भी आपने टाइम लिया है, एक ख़ास टाइम लिया आपने, किसी गैस ने कितना फासला तय किया, कितना डिफ्यूजन किया, इसको हम कहते हैं रेट, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि रेट जो होता है, इसको हम और से अगर जाहिर करो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी गैस के डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या उस गैस के मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उस गैस के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अंडर रूट अपने लेना है, आपने क्या लेना है, अंडर रूट अपने लेना है, ठीक है। मैंने ये लिखा है। अब अगर मैं रेट को यू लिखो, ये प्रोपोर्शनलिटी है, m को ख़त्म करो, 1/m गोली मारो, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी से मैं ख़त्म कर लूँगा। आपने जब प्रोपोर्शनलिटी आप ख़त्म करते हैं, आप 2 चीज़ें लगाते हैं, एक इक्वलिटी और दूसरा कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी के बाद आपने ये 2 चीज़ें मस्ट लगाने हैं। कांस्टेंट को मैंने कैसे ज़ाहिर किया, एंड 1/d अंडर रूट, ठीक है। मसला तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आसान सी बात है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको ख़त्म कर दो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डेंसिटी, उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट आप लेंगे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात समझने की है, आपने समझना चाहिए। गैस के डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी किसी गैस का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। एक को ज़्यादा कर लो दूसरा कम हो जाता है, एक को कम कर दो दूसरा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने ये किया है, अब ये करो कि अब हमारे पास अगर के को मैं अकेले छोड़ना चाहो तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर डेंसिटी अंडर रूट को इस साइड पर भी लिखो, डेंसिटी अंडर रूट को इस साइड पर भी लिखो, तो ये दोनों ख़त्म। अब क्या होने वाला है, और एन टू डी अंडर रूट इक्वल टू के। क्या ऐसा है कि नहीं? ऐसा है, ऐसा ही है। ठीक है, ओके। मैथमेटिकली ये आप देखो, रेट मैंने प्रोपोर्शनल 1/d अंडर दिस इज इक्वेशन 1। अब रेट को मैंने इक्वलिटी में चेंज किया तो k इंटू 1/d अंडर रूट और r इंटू d अंडर रूट इक्वल टू k। अभी इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट लिया तो इसका आंसर आता है कांस्टेंट। इसका आंसर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। इफ वी हैव टू गैसेस, लेट अब हमारे पास दो गैसेस है, दो गैसेस को मैंने एक साथ छोड़ा। अब देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैंने दो गैसेस को एक साथ छोड़ा तो जाहिर बात है जो गैस हल्का है, जो लाइटर गैस है, वो तेज़ डिफ्यूजन करेगा। इसका मैं थोड़ा सा ये मिसाल दे दूँ। अगर कोई गाड़ी है पेशावर से रवाना हुई रावलपिंडी, उसका मंजिली मकसूद, उस गाड़ी का मंजिली मकसूद पिंडी है। अब दो गाड़ियाँ, सॉरी एक गाड़ी नहीं है, एक मोटर कार है और दूसरा मैं ये कहो कि ट्रक मैंने लिया, तो ट्रक ज़्यादा टाइम लेगा, ट्रक ज़्यादा तेज़ नहीं पहुँचेगा, बहुत जल्द जो पहुँचेगा वो मोटर कार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का मास कम होगी, ठीक है, तो जिस गैस का मास कम होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम ज़्यादा होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, या जिस गैस का डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस गैस का डेंसिटी ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगी। कि उनके डेंसिटी और मास के कौन सा रिलेशन है? D इज इक्वल टू m/v। मास और डेंसिटी का फिर आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है जब मास की बात है या डेंसिटी की बात है। ठीक है, आगे हमें बताने वाला हो। ठीक है, तो R इंटू डी अंडर रूट इक्वल टू के। एफ वी हैव टू गैसेज, अब हमारे पास अगर दो गैसेज है तो चलो, अब हमारे पास अगर दो गैसेज है, हमारे पास कितने गैसेज हैं? दो गैसेज है। उनका मैंने क्या करना है? उनको मैंने देखना है। लेट फॉर एग्जांपल, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 n टू D1 अंडर रूट है और दूसरा गैस जो है कि उनकी दोनों को तो एक जितना टाइम मिला था। अब देखो, इसको मैंने क्या लिखा, तो दूसरा क्या है? R2 n टू D2 अंडर रूट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, दोनों को मैंने कांस्टेंट किया। कांस्टेंट ये हमें पता है, इसी इक्वेशन से मैं कहता हूँ, और किस चीज़ से मैं तो नहीं कहता हूँ। लेकिन एक में मैंने गैस 1 लिख लिया और दूसरे में गैस 2 लिखा, दोनों को मैंने एक जितना टाइम दिया। टाइम तो दोनों को एक जितना मिलता है। ठीक है, लेकिन एक ने ये जो R1 है और ये R2 है, ये ज़्यादा फासला तय करता है, लेट फॉर एग्जाम्पल, और ये कम फासला तय करता है। दोनों को मैंने 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट में एक ने इतना फासला तय किया, दूसरे ने इतना फासला किया, लेकिन उन दोनों के लिए मैं एक चीज़ कॉमन लगा देता हूँ और वो है हमारे पास, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो। ठीक है, मसला नहीं होना चाहिए। R1 D1 अंडर द रूट इक्वल टू R2 D2 अंडर द रूट, दोनों को आपस में मैंने बराबर कर दिया। अगर इक्वेशन को मैथमेटिकली मैं हल करो तो ये इससे आ सकता है। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं?
अब इस तरह करो, इस इक्वेशन को दोनों तरफ R2 पर डिवाइड करो। तो मैंने जब R2 पर डिवाइड किया तो ये आया। अब R1 बटा R2 इंटू D1 अंडर रूट इक्वल टू D2 अंडर द रूट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस साइड को भी D1 अंडर रूट से डिवाइड करना है, इस साइड को भी D1 अंडर रूट से डिवाइड करना है। तो जनाब ये वाला साइड जो है ये ख़त्म होगा, R1 ओवर R2 इक्वल टू D2 अंडर रूट ओवर D1 अंडर द रूट। ये मैंने लिखा है। अब देखो, ये मैंने ये लिखा, या मैं ये लिखो M2 अंडर द रूट ओवर M1 अंडर द रूट। क्यों? उनके डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M ओवर V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी गैस के मास और डेंसिटी का कौन सा रिलेशन है आपस में? डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी आप या डेंसिटी ले ले या किसी गैस का आप मास ले ले, तो आपको क्या मिलने वाला है? ऐसा रिलेशन मिलने वाला है। अब देखो, इसको थोड़ा सा आगे में ले जाता हो, थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हो तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा। इसका मसला नहीं होना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ, मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करता हूँ ताकि इसका वेरिफिकेशन हो। इसको वेरिफिकेशन के लिए इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करूँ। अगर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया जाए, देखो मैंने ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया, कितना सेंटीमीटर है ये 100 सेंटीमीटर है। इसको इस साइड से मैंने इसको NH3 इंट्रोड्यूस किया और कॉटन प्लग, इसके पीछे मैंने कॉटन प्लग रखा। सिमिलरली याद रखो, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड ही शक्ल में हमने कॉटन प्लग में इसमें मैंने इस ट्यूब के इस साइड में NH3 इंट्रोड्यूस किया और इस साइड में लिक्विड शक्ल में HCl मैंने इंट्रोड्यूस किया। इसके पीछे पे मैंने कॉटन प्लग रखा। इनके भी वेपर्स बनेंगे, इनके भी वेपर्स बनेंगे, और जब इनके वेपर्स बनेंगे तो ये डिफ्यूजन करेगा। ये भी डिफ्यूजन, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, देखो, और ये 100। ठीक है, ये जो NH3 है ये डिफ्यूजन करेगा 60 सेंटीमीटर। ये जो जगह है, इस जगह पर आपको एक प्यूम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक प्यूम मिलेगा। ये बनेगा यहाँ पर NH4Cl बनेगा। याद रखो क्या बनने वाला है? NH4Cl बनने वाला है। कैसे बनता है उसका तो वो तो इलेक्ट्रॉफिक है। हमारे पास देखो NH3 पीरियड टेबल के नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 उन्होंने बॉन्ड्स किए हैं हाइड्रोजन के साथ और एक उसके साथ लोन पेयर है। अभी HCl तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उन्हें इलेक्ट्रॉन ले ही लिए, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बनेगा। तो अभी क्या होने वाला है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इस पर पॉजिटिव NH4 होल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज का असर ज़ायल कर दे। तो ये ज़ायल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? NH4 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी क्लोरीन जो है निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में मिलके क्या बनाएगा? NH4Cl बनाएगा। तो देखो इस NH4Cl में किस किस्म का बॉन्ड मौजूद है, ये एक MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मौजूद है। तो अगर आपसे पूछे कि द बॉन्ड इन NH4Cl इज नंबर फर्स्ट कोवेलेंट, नंबर सेकंड कोऑर्डिनेट, ये जो है कोऑर्डिनेट, एंड नंबर थर्ड ये जो आयंस की वजह से चार्ज है बॉन्ड है ये आयनिक है, नंबर थर्ड आयनिक। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तुम्हारा ऑप्शन होगा। तो ये NH4Cl ऐसा बनता है। अब क्वेश्चन ये है जनाब NH3 ने कितना डिफ्यूजन किया? 60 सेंटीमीटर का फासला तय किया। कितने टाइम में? टाइम उनको दिया गया था, खास टाइम में जितना भी है
5 मिनट में, 10 मिनट में, जितना टाइम HCl को मिला था उतना ही टाइम NH3 को मिला था। तो अभी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा था R1 into D1 अंडर रूट इज इक्वल टू के, सो R1 into D1 अंडर रूट इज इक्वल टू R1 into D2 अंडर रूट हो, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ से ये इक्वेशन निकाला, ठीक है। अब क्या करने वाला है, मैं RNH3 डिवाइड बाय RHCl, इस चीज़ को आप देखें, मैं इसको लिखूंगा मास ऑफ HCl अंडर रूट और डिवाइड बाय मास ऑफ NH3 अंडर रूट। व्हाट डज इट मीन? एक बात याद रखो, हमेशा जो भी सब्सटेंस आप लेंगे और ऑफ डिफ्यूजन, ग्राउंड ऑफ डिफ्यूजन के शक्ल में लिखेंगे तो आपने क्या करना है, उस सब्सटेंस को उसके इन्वर्स ले लो। देखो HCl यहाँ पर आपने इस साइड पर यहाँ लिया है, तो जब आप इसका रूट लेंगे तो आप इसका मास ऊपर लगाएंगे, मास या डेंसिटी आपने ऊपर लगाना है। NH3 आपने इस साइड पर ऊपर लगाया तो इस साइड पर आपने नीचे लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आसान सी बात है। आपने इतना दिमाग नहीं लड़ाना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला हूँ, अब हमारे पास NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसने कितना फासला तय किया था, 60 सेंटीमीटर का फासला तय किया था, और HCl ने कितना फासला तय किया है, 40 सेंटीमीटर का फासला तय किया है। तो अभी देखो मास ऑफ HCl का मास कितना है, HCl हाइड्रोजन 1 एटम्स 1, क्लोरीन 35.5 एटम्स 1, तो 1 जमा 35.5 इक्वल टू 36.5। तो आपने यहाँ पर 36.5 अंडर रूट, और NH3 का कितना है, तो अभी NH3 का ऑफ अगर निकालना चाहते तो नाइट्रोजन का 14 एटम्स इनके 1 है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 एटम इसके 3 है, तो 14 जमा 3 इक्वल टू 17। तो इसका कितना है, 17 अंडर रूट, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा 1.5 इक्वल टू, इसको देखो 36.5 इसका रूट ले लो तो इसका आंसर आता है 6, और डिवाइड बाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, इसका ले लो तो ये बनता है क्या, ये 14, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या 1.5। 6 को 4 पर डिवाइड करो तो 1.5, तो 1.5 इक्वल टू 1.5 हो। तुमने क्या महसूस किया, तुमने ये देखा बेशक NH3 का मास कितना है, कम है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ, ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या, एक पॉइंट आप नोट कर ले कि अगर मैं ये कहो, लेट किलोमीटर्स में मैं बात करता हूँ, अगर HCl जो है वो कितना फासला करता है, 1 किलोमीटर फासला तय करता है, तो इसके रेशो में NH3 1.5 किलोमीटर फासला तय करेगा। इसका ये मतलब है इतना तेज चल रहा है NH3 HCl से इतना तेज डिफ्यूजन कर रहा है। ओके, चलो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाइटर गैसेस जो होते हैं, लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज रैपिडली देन हीवियर गैसेस। तो आपने फौरन ये आंसर देना है कि हमें पता है जो गैस, हमें पता होता है जो गैस हल्का होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपने मैथमेटिकल फॉर्म ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन का लिखना है, तब जाके इस क्वेश्चन का
तो मैं आंसर आसानी से मिलेगा। ठीक है, वाई लाइटर गैसेज डिफ्यूज रैपिडली देन हीवियर गैसेज। तो ये पॉइंट जो है ये आपने ये जो आपने ला लिखा है इससे आपने साबित करना है, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन क्या है, मैं कहता हूँ अगर कोई आपसे ये कहे कि रैपिड गैस, ये जो लाइटर गैसेस है ये हीवियर गैसेस से क्यों तेज़ डिफ्यूजन करता है, तो आपने आंसर ये देने कि हमें पता है जो गैस लाइटर होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ये ग्राउंड ऑफ डिफ्यूजन कहता है। ये मैं नहीं कहता हो, जिस गैस का मास कम हो, जो लाइटर हो, जो हल्के हो, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, H2 गैस डिफ्यूज 4 टाइम देन ऑक्सीजन, वाई। आपसे पूछता है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी जगह में 1 मीटर का फासला तय करता है, डिफ्यूजन करता है, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ छोड़ा जाए तो अगर ये 1 मीटर का फासला तय करता है तो ये 4 मीटर तय करता है। इसका क्या, दोनों के दरमियान रेशो अगर है तो 1 रेशो क्या है, 1:4 टाइम ज्यादा हरकत करता है। आप इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करें, इसको साबित करें, तो आपने क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फोटो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट ओ, ये मैंने लिखा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका कितना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका 1 है और इसका 4 टाइम इससे ज़्यादा है, तो ये मैंने लिखा। अब इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बताओ, ये है 32। ठीक है, तो पहले इनको डिवाइड करो, तो ये 1/16 अंडर रूट हो, और अब इनका 1 का रूट 1 ही होता है और 16 का रूट 4 ही होता है, तो ये आपस में बराबर हो गया। क्योंकि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें यही कहता है कि हमेशा गैस डिपेंड करता है किस चीज़ पर, गैस का डिफ्यूजन डिपेंड करता है, गैस के डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मास पर, किस चीज़ पर, डेंसिटी पर, उस गैस की डेंसिटी पर। ठीक है, अब अगर कोई गैस हेवियर है, समझ में आया, अगर कोई गैस हेवियर है तो जाहिर बात है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो जब कोई किसी गैस का डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन तो तेज़ नहीं करेगा, तो इसलिए हेवियर गैसेस का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। तो देन जाके आपका ये जो क्वेश्चन है, वाई लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन हीवियर गैसेस, हीवियर गैसेस से लाइटर गैसेस क्यों तेज़ डिफ्यूजन करता है, तो इसका वजह ये है। और ये हाइड्रोजन वाला आपने ये लिखना है, मसला नहीं होना चाहिए। तवज्जो के साथ पढ़े, अगर कोई मसला हो तो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।